हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। आज हम साहू स्क्रीनिंग सीरीज में चालू करने जा रहे हैं बायो का फर्स्ट लेक्चर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है यूनिट सेकेंड। क्या है? सेल बायोलॉजी। सेल यूनिट का ये नाम है, सेल बायोलॉजी। और देखिए इसमें एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं। ये जो हमारा सेकेंड यूनिट है, इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं। इसमें टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है द सेल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिविंग्स, इसको हम हायर क्लासेस में बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ये जो आपका सेकेंड यूनिट है, इसमें टोटल आपके 6 चैप्टर हैं। ओके, अब हमको पढ़ना है द सेल। ओके, बहुत बेसिक सा चैप्टर है द सेल। इसमें भी देखिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आपको पढ़ना, ये आपका रहा पूरा सिलेबस। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल थ्योरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, nature of cytoplasm and cell organelles, endoplasmic reticulum, its type and role, Golgi apparatus and its function, plastid, chloroplast, mitochondria, lysosome, vacuole, chromosome and structure। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और जो भी इस पे आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको एज इट इज़ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। बायो सीरीज क्या है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये बायोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, जैसे आपकी फिजिक्स होती है, जैसे आपकी केमिस्ट्री होती है, उसी तरह से बायोलॉजी भी एक क्या है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक सब्जेक्ट है। एक्चुअल में ये एक साइंस है। ओके, और साइंस के कई ब्रांचेज हैं, उन्हीं में से एक ब्रांच क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या सीखते हैं, विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब आप ज़रा मेरे को बताओ, हम यहाँ पे लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं। लिविंग बीइंग हम एनिमल्स को भी कंसीडर करते हैं और प्लांट्स को भी कंसीडर करते हैं एज अ लिविंग बीइंग्स। ओके, तो हम यहाँ पे यानी एनिमल्स की भी स्टडी करेंगे और प्लांट्स की भी स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो, खूब सारे एनिमल हैं और बहुत सारे प्लांट हैं। हम सबको तो एक में रख के स्टडी नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। अभी भी बायो उतना पढ़ने का दिल नहीं करता, और फिर जब ये दोनों एक में रहेंगे तो और भी पढ़ने का दिल नहीं करेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ये जो बायोलॉजी है इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो इन्होंने 2 मेन ब्रांचेस में इनको डिवाइड किया, जिनको एक को हम जोलॉजी के नाम से जानते हैं, एक को हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। एक को जोलॉजी के नाम से जानते हैं, दूसरे को बॉटनी के नाम से जानते हैं। जोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके, हम यहाँ पे स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं और इसके फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है। और फादर ऑफ बॉटनी, और बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, बिकॉज ऑफ प्लांट्स थोड़ा हमसे अलग होते हैं, है ना, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, तो हम उनको एक अलग ही ब्रांच में रख दिए और फिर हम वहाँ पे उनको अलग से स्टडी करने लगे। फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। अब जरा आप सोच के बताओ मुझे, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है ना। 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज करो और लिखो। ओके, चलिए, अगर आपको नहीं मालूम तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जोलॉजी ये दोनों एक ही हैं, एरिस्टोटल को ही कहा जाता है ना। हम सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे थे बायो का अपना पहला लेसन, जो है हमारा एज इट इज द सेल। उससे भी पहले हम बायो का आज फर्स्ट लेक्चर है तो हम देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता कि बायोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। तो बायोलॉजी एक साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज करते हैं, और बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स को भी एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करती है और एनिमल्स को भी एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करती है। तो हम इसके अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग इसको पढ़ते हैं। इसके बाद भी फर्दर डिविजन्स है, फर्दर ब्रांचेज हैं। ऐसा नहीं है कि बस यही 2 ही ब्रांच है बायोलॉजी की, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बट ये जो 2 मेन है जो आपको रिपीट बार बार सुनने को मिलेगा। ओके, अब इसके बाद आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, व्हाट इज सेल। देखिए, आपको पता है सारी चीज़ दुनिया में सारी चीज़ें किसी ना किसी चीज़ से मिलके बनी है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। अभी हम जानेंगे कि लिविंग हम किसको कहते हैं, नॉन लिविंग हम किसको कहते हैं। ओके, तो कोई भी चीज़ हो, सपोज करो कोई भी चीज़ हो, ये आपके घर के बाजू वाला प्लांट है ना, आपके घर के बगल का ये कोई किसी का घर है,
है ना, ये सारी चीजें किसी ना किसी चीज से मिलके बनी है। एक्चुअली में किस चीज से मिलके बनी है आज बताना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन आज से बहुत साल पहले अगर जाएं तो ये चीज बहुत अपने आप में एक मिस्ट्री थी, है ना, कि ये चीज कैसे किस चीज से मिलके बना किस चीज से मिलके बना है एक ह्यूमन बीइंग। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन एक्चुअल में जो हमको पता लगाना था कि हाँ हम किस चीज से मिलके बने हैं, उसका एकदम एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो सेल क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहले तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये इतना जरूरी क्यों है। ओके, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट का मीनिंग ये होता है वो छोटी से छोटी चीज जिसके बिना आप सरवाइव ना कर पाओ, एकदम छोटी सी चीज। मतलब कि सपोज करो आप जिस कॉलोनी में आप रहते हो वहां पे अलग अलग तरह के घर आपको देखने को मिलते होंगे। क्या सारे घर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर के देखने को मिलते होंगे, लेकिन अगर आप उनमें सब में सारे घर में एक चीज कॉमन देखोगे, वो क्या रहने वाली है कि सब ब्रिक से बने हैं और ब्रिक के रिपीटिंग यूनिट एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उस पर लगा दी गई है, और इस तरह से वो उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन बेसिक यूनिट वही चीज है ना, ब्रिक ही है। तो वो सबसे छोटी सी छोटी चीज जिसके बिना पॉसिबल ही ना हो, ना स्ट्रक्चर बनना, ना क्या बोलते हैं फंक्शन होना, तो वही चीज है, उसी को उन्होंने सेल बोला। फंडामेंटल का मतलब होता है एकदम मूल रूप से जरूरी चीज, है ना, सबसे बेसिक चीज वही है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए हम अपने आप को एज अ लिविंग बीइंग क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है ना, हम कहीं पर चल पा रहे हैं, हम कहीं पे कुछ और काम कर पा रहे हैं, तो हम हैं एक लिविंग बीइंग। तो अगर हम लिविंग बीइंग है तो हमारे अंदर सेल का होना जरूरी है। ओके, या फिर आप यूं कह लें हम जिंदा ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स हैं। अगर हम डेड हो जाएंगे तो हमारे सेल्स डेड हो जाएंगे, तो वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि लोग उसको डेड बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज है, ऑर्गेनिजम्स, हाँ, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो देखिए अगर मेरा स्ट्रक्चर इस तरह का, अगर आप जिस टेबल पे बैठे हुए हो, है ना, आप इस तरह से पोजीशन करके बैठे हुए हो, वो जो आपका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सेल रिस्पॉन्सिबल है। अभी आप लेक्चर्स देख रहे होगे, है ना, आप चेयर पे बैठे हो या आप अपने हाथ से राइटिंग कर रहे होगे, वो जो वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो ना राइटिंग वाला, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सेल रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, देखिए कई सारे सेल्स जब मिलते हैं, सिमिलर टाइप के सेल्स, तो एक टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू जब सिमिलर टाइप के टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना, जैसे हमारी पूरी बॉडी है तो हम क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ये तो इस तरह से होता है। अगर आप देखना चाहें आपकी स्क्रीन पे एक सेल है, ये देखिए गोल मटोल सा सेल है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसे ही हो, है ना, इसके अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं इस तरह से जो आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना, इस तरह का हम पढ़ेंगे, बशर्ते आप बस जान लो कि हाँ सेल ऐसा ही होता है। यहाँ पे देखिए ऐसा है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया हमारा सेल। ये बीच में इसके क्या है, एक न्यूक्लियस है ना। तो ये हो गया हमारा सेल। ये सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग है, सबके स्पेसिफिक अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। तो ये तो सेल के बारे में बताया गया कि सेल इतना इंपॉर्टेंट है, ओके, कि सेल ये चीज होती है। लेकिन सेल को खोज के लाना इतना भी आसान नहीं था, बहुत जमाने लग गए। देखिए कितना ज्यादा अटेम्प्ट और कितना ज्यादा मेहनत लगा, है ना, डिस्कवरी ऑफ द सेल में। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपना एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप भी नहीं होता था। माइक्रोस्कोप बस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, चीज़ों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता है। तो ये एक साइंटिस्ट थे बेसिकली। ये एक दिन एक प्लांट के किनारे बैठे हुए थे। तो जो प्लांट का आउटर पार्ट होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, छाल बोलते हैं, है ना। जो थोड़ा सा हार्ड और थिक पार्ट होता है उसको हम छाल बोलते हैं, है ना, छाल बोलते हैं, या बार्क भी बोल सकते हैं आप, बार्क ऑफ ट्री। तो ये गार्डन में ऐसे ही चिल कर रहे थे, तो इन्होंने देखा तो उसको निकाला, और ये जो बार्क था इसके भी आउटर पार्ट को इन्होंने थोड़ा सा छीला और स्लाइस बनाया, एक पतला सा स्लाइस, है ना, कॉर्क का।
कॉर्क का स्लाइस बनाया। कॉर्क बेसिकली है क्या, वही जो उसका बार्क का आउटर पार्ट था, उसको ये लेके आए अपने घर पे और उसको कट किया, पतला सा स्लाइस बनाया और स्लाइस बना के देखने लगे। उन्होंने देखा और देख के वो हैरान रह गए कि वहां पे कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे 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 कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने वो जो स्ट्रक्चर था उसका कंपैरिजन किया था हनी कॉम्ब से, कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे। अब हनी कॉम्ब ये क्या है आपके सामने देखिए, ये क्या है, हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर है ना। इसमें देखिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे और वो रिपीटिंग यूनिट में आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये एक हो गया, सेम ऐसे ही इसके बगल वाला होगा, सेम ऐसे ही बगल वाला होगा, सेम इसके बगल वाला होगा। मतलब एक ही जो यूनिट है, ये यूनिट यही बार 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 रिपीट होके पूरा इतना बना दिया। अब अगर आप एक चीज इसमें देख पाएंगे तो ये क्या है, ये बहुत छोटा सा स्मॉल सा रूम है ना, एक छोटा सा रूम है और इसी के बगल में सेम वैसे ही रूम है। तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक सर ने उस टाइम पे क्या कहा था, रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था उस टाइम पे, इन्होंने नाम दिया था सेलुले, है ना, या सेलुला। बेसिकली ये वर्ड इस्तेमाल होता है किसके लिए, स्मॉल कंपार्टमेंट्स के लिए या स्मॉल रूम के लिए। ओके, यस, स्मॉल रूम। तो इन्होंने जब ये इस तरह की स्लाइस कट की, जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उन्हें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो उन्होंने इसको बोला हनी कॉम्ब लाइक। और एक्चुअल में उन्होंने जो बोला था सेलुला, ये वर्ड वहीं से आया। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया था, इन्होंने तो डिस्कवरी भी की थी, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल्स। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, डिस्कवरी एंड क्वाइंड द टर्म, क्या था, सेल। देखिए, सेल को इन्होंने डिस्कवर भी किया था और नाम भी इन्होंने ही दिया था, ये बात आप याद रखने वाले हो। क्वाइंड द टर्म, है ना, नाम भी इन्होंने ही सजेस्ट किया था। और वो क्या सोच के सजेस्ट किया था कि ये स्मॉल स्मॉल रूम है तो इसको सेलुला बोल देते हैं। तो सेलुला का बेसिक मीनिंग ही यही होता है कि खाली जगह या छोटा सा रूम, है ना। और इसका कंपैरिजन फिर इन्होंने हनी कॉम्ब से किया था। हनी कॉम्ब आप देख सकते हो कि इस तरह का होता है, रिपीटिंग यूनिट होती है, इस तरह के छोटे 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 स्पेसेस होते हैं, है ना। ये चीज थी वहां पे, ये चीज बताई गई। तो बेसिकली इनको, और दूसरी चीज देखिए, वो जो बार्क होता है ना, वो जो बार्क होता है, वो जो आउटर पार्ट होता है वो एकदम सूख चुका होता है। तो वो क्या था, वो डेड था। तो अनफॉर्चुनेटली जो इन्होंने देखा था वो क्या था, वो एक डेड सेल था, वो एक डेड सेल था, है ना, वो एक डेड सेल था। अब यहां से कोई चीज तो पता चली कि हाँ मैं प्लांट का वो लेके आया, उसमें मैंने देखा तो ऐसी चीज दिखी, तो उन्होंने नाम बोल दिया सेल। साइंटिस्ट में क्यूरियोसिटी आई, उन्होंने और मेहनत किया, है ना। और फिर जो है एक साइंटिस्ट और आए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक सर ने क्या किया 1674 में, है ना, ये बेसिकली जा रहे थे ऐसे ही पार्क में घूमने के लिए, पार्क में घूमते घूमते बैठे थे और वहां पे तालाब का पानी देखे। थोड़ा सा पानी पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, बोतल में भर के लेके घर पे चले आए। इन्होंने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप जो अपना और थोड़ा सा एडवांस कर लिया था, इन्होंने जो बनाया था उसके नीचे जब इन्होंने रख के देखा तो उन्होंने सेल्स में क्या देखा कि इस तरह से उसमें कुछ चीजें हैं जो मूव कर रही हैं सेल में, है ना। बेसिकली वो जो सेल थे वो बैक्टीरिया के सेल थे, है ना। वो जो सेल थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो उसमें मूव कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि हाँ जो कोई सेल होता है वो मूव भी कर सकता है ना। तो इनको क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, इनको क्रेडिट जाता है। किसको, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक सर को। कभी 1674 में इन्होंने इतना काम कर दिया। इसके बाद आते हैं, है ना। अब देखो कोई सेल लिविंग कब होता है ना। जैसे रॉबर्ट हुक सर ने देखा था वो सेल था, वो क्या था, वो डेड सेल था। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक सर ने जो देखा वो सेल क्या था, वो एक लाइव सेल था, है ना, लिविंग कंडीशन में था। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है जरा आइए देख लेते हैं। इसके अंदर जो एक लिविंग सेल था ना, उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज थी जो हमारे अंदर है। मतलब ये सारे
अपने इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता था। और इन्होंने जो देखा था वो एक्चुअल में क्या था, वो एक सेल था कि जिसके अंदर का साइटोप्लाज्म पूरा बॉडी से बाहर जा चुका था। साइटोप्लाज्म जो था सेल का, है ना, साइटोप्लाज्म जो था वो सब उससे बाहर जा चुका था। अब अगर साइटोप्लाज्म अगर बॉडी से बाहर चला जाएगा तो फिर क्या होगा, सेल में फिर कोई रिएक्शंस होगी ही नहीं, तो उससे क्या होगा कि सेल डेड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो ये चीज थी। हाँ, तो इन्होंने एक जो लाइव सेल देखा था ना, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था कि उसके अंदर सारे वेरियस रिएक्शंस परफॉर्म हो पा रहे थे। और ये जो वेरियस रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं ये किसमें होते हैं, यहाँ पे जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ होता है सेल में, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड को साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा का मतलब होता है वाटर, या प्लाज्म का मतलब होता है वाटर, साइटो का मतलब हो गया सेल का। तो जो सेल का जो वाटर कंटेंट है ना, उसी में पूरे वेरियस रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडी की, है ना, जिसकी वजह से क्या पॉसिबल हो पाता है कि सेल अपना एक लिविंग कंडीशन में रह पाता है। ओके, तो इन्होंने एक टर्म दिया था, क्या दिया था टर्म, प्रोटोप्लाज्म 1839 में। एक्चुअल में देखो प्रोटोप्लाज्म है क्या, मैं इसी फिगर में आपको समझाने को ट्राई करता हूं, है ना। प्रोटोप्लाज्म हम देखिए कहते किसको हैं, आपने नाम सुना होगा साइटोप्लाज्म, आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, आपने और आज आप सुन रहे हैं या फिर आप बहुत पहले सुने होंगे, है ना। देखिए ये कोई एक सेल है, ओके, ये कोई एक क्या है, एक सेल है, जिसमें क्या है, बीच में एक न्यूक्लियस है, आपको भी पता है कि न्यूक्लियस होता है, और यहां पे क्या है, कोई फ्लूइड कंटेंट भरा हुआ है ना, फ्लूइड कंटेंट यहाँ पे भरा हुआ है। ये देखिए, ये मैं पूरा फ्लूइड भर दे रहा हूँ। फ्लूइड अगर नहीं है तो फिर तो सेल तो डेड ही कहलाएगा ना सर, और क्या कहलाएगा, समझ में आ रहा है ना सबको। इसमें अभी कुछ खास समझने वाली चीज नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। आप देखो, ये हो गया, 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 ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर अपना एक मटेरियल भरा हुआ है ना, और ये क्या है, ये इसमें भी सेल के अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है। तो जो न्यूक्लियस का जो लिक्विड कंटेंट है या जो वाटर है, या आप अपनी लैंग्वेज में कह लो प्न्यूक्लियस के अंदर जो पानी भरा हुआ है, हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का पानी, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म का मतलब हो गया पानी या वाटर, न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या है, सेल का है, तो हम सेल के लिए वर्ड यूज करते हैं साइटो, और प्लाज्म का मतलब हो गया प्लाज्मा यानी वाटर, साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला के यानी पूरे वाटर कंटेंट को हम क्या कहते हैं, ये देखिए, अभी इतने वाटर को हमने अलग नाम दिया, इतने वाटर को हमने अलग नाम दिया, और इतने वाटर कंटेंट को हमने अलग नाम दिया, लेकिन यहां से लेके पूरे यहां तक के वाटर कंटेंट को, जो पूरा वाटर कंटेंट है, हम इसको एक नाम दे देते हैं, और वो नाम क्या होता है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म, है सॉरी प्रोटोप्लाज्म। ओके, ये जो नाम था ये दिया था पुरकिंजी सर ने, है ना, ये आप याद रखोगे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1839 में। ओके, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, है ना, अभी तक हम क्या हुआ था, हम सेल्स को देख पाए थे, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ साइंस बहुत आगे नहीं बढ़ी थी कि हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स थे, है ना। तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा न्यूक्लियस को, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को इन्होंने डिस्कवर किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, हमको इनको मतलब थैंक्स बोलना चाहिए, है ना। ये है हमारे रॉबर्ट हुक सर, जिन्होंने हमें क्या दिया था, डेड सेल्स दिया था, है ना। आप बोलोगे कि अरे सर डेड सेल्स दिए थे तो उसमें क्या किए थे, है ना, बहुत बड़ी बात है वो भी,
डेड सेल्स दिए थे। ये है हमारे एंटोन वॉन लीeuwenhoek सर, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल्स, है ना। ये लंबे बालों वाले भाई साहब, बहुत दिमाग था इनमें, लिविंग सेल्स को ही देख डाला, तब से आज तक। आज हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है कि हम सेल्स के मिलके बने हुए हैं, लेकिन सोचो उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें इनको थैंक्स बोलना चाहिए, वी आर थैंकफुल टू। आइए अब आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद फिर सेल थ्योरी आई। सेल को हमने देख लिया, सेल को हमने डिस्कवर कर लिया, फिर लोग अलग अलग चीजें सेल्स के रिस्पेक्ट में बताने लगे। जैसे ऐसे ही है, जैसे कोई चीज सपोज करो, कोई न्यू फोन लॉन्च हो रहा है ना। कोई भी फोन मान लेते हैं, कोई भी फोन लॉन्च हुआ है ना, न्यू, है ना। ये कोई एक नया फोन लॉन्च हुआ, मान लो ये इसकी बटन है ना, ये इसका कैमरा है। तो हम क्या करते हैं, अभी मार्केट में आया भी नहीं है, तो हम उसके बारे में र्यूमर्स देते हैं, है ना, कि अरे उस फोन में इस बार 300 मेगापिक्सल क्या है, कैमरा है, और उसका प्रोसेसर इतना तगड़ा वाला है, और जो है वो हीट नहीं होता, आप कंटिन्यू गेम खेल सकते हो, ऐसा वैसा सब कुछ। मतलब कोई भी चीज़ अगर नई नई आई है तो हम उसके बारे में अपना क्या बोलते हैं, अपनी मतलब एक विचार रखते हैं, है ना, उसी चीज़ को कहा जाता है। तो देखिए, थ्योरी का मतलब होता है और हाइपोथेसिस में, दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है ना। थ्योरी का मतलब होता है कि जिसका प्रूफ भी हो, है ना, और हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि बस उस चीज़ को मैं मानता हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरे ख्याल से आज इंडिया ना 200 रन मारेगी, है ना, तो वो तो बस मेरा अपना मानना है, मैं भी 200 मार दे या मैं भी 200 से ज़्यादा मार दे, तो ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है ना, कि मैं उस चीज़ को मानता हूँ। थ्योरी का मतलब होता है ना, कि उसके बारे में कुछ प्रूफ भी होना चाहिए, ऐसे हवा हवाई कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये दो साइंटिस्ट थे, है ना, एक थे श्लीडन 1838 में। एक्चुअल में ये क्या थे, ये एक बॉटनिस्ट थे, ये एक बॉटनिस्ट थे, ओके, ये एक बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने, ये ऑब्वियसली बात है कि ये उसी के बारे में बताएंगे, किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में ही बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया, वेरियस प्लांट्स पे इन्होंने फर्दर स्टडीज करी, है ना। ये बहुत सारे प्लांट्स पे क्या किए, स्टडी किए इस तरह से, और उन्होंने सारे प्लांट्स को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकाला, क्या, कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बड़ी बात हो गई, है ना, कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्योंकि उस टाइम पे जो सेल था ना, सेल जो एक नया नया लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था, है ना, लोग उसको बस पता ही कर रहे थे कि हाँ कौन कौन सी चीज़ सेल की बनी है, कौन कौन सी चीज़ सेल की नहीं बनी है, सब एकदम सारे साइंटिस्ट उसी में बिजी थे। तो जिनमें से था कि 1838 में श्लीडन ने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स पे, तो उन्होंने जब प्लांट्स को देखा, ऑब्जर्व किया, तो एक मतलब थ्योरी दी अपनी कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। कोई भी प्लांट हो, ओके, अगर वो लिविंग है तो वो सेल्स का मिलके बना हुआ। ऑब्वियसली बात है कि प्लांट्स आर लिविंग होते हैं। उसकी जस्ट आफ्टर 1 ईयर एक और साइंटिस्ट थे, थियोडोर शॉन, है ना, उन्होंने क्या बताया 1839 में, जस्ट उसके एक साल के बाद ही, ये आप 1838 ये है, ये 1839 है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये क्या थे, ये बेसिकली एक जोलॉजिस्ट थे, जोलॉजिस्ट थे ये, है ना। तो जोलॉजिस्ट थे, तो इनको एक कायदे से तो इनको एनिमल सेल्स पे वो करना चाहिए, है ना। तो इन्होंने भी अपनी बहुत सारे एनिमल सेल्स पे डिस्कवरी करी। एनिमल सेल पे डिस्कवरी करने के बाद ये प्लांट में भी घुस गए, है ना, मान ही नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा काम करने का जुनून सवार है, ये प्लांट्स की सेल्स को भी स्टडी कर गए। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो कि अलग देखा जाए, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो क्या हो रहा है कि इनके स्टेटमेंट को चुराया जा रहा है, किसके, श्लीडन सर के। क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बता दिया ना कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो इन्होंने प्लांट्स को इसमें भी ऐड कर दिया, है ना। क्यों, क्योंकि क्रेडिट चाहिए, ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ मेरा ही नाम रहे। और एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। एक्चुअली देखो, इनको तो कायदे से ये चाहिए कि जोलॉजिस्ट हैं भैया, सिर्फ जोलॉजी की बात बताएं, है ना, ये प्लांट में क्यों घुसे जा रहे हैं, जो कि श्लीडन सर ने ये नहीं किया, है ना, शॉन सर ने ये कर दिया, सॉरी हाँ, शॉन सर ने ये कर दिया, ओके। तो इनको देखो, ये क्या सोच रहे थे कि पूरी जो सेल डिस्कवरी है ना, ये जो सेल थ्योरी है, इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिल जाए, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं, है ना।
मेहनत किसी की भी खराब नहीं जाती, मेहनत रंग लाती है। सर ने भी बहुत सारा मेहनत किया था, है ना, श्लीडन सर ने, तो इनको भी कहा गया। इसीलिए अगर कहीं बात आती है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नाम आता है श्लीडन और शॉन, थियोडोर शॉन, है ना, यहाँ पे नाम आता है क्या, थियोडोर शॉन और श्लीडन। आप ये डेट याद रखोगे 1838 में और 1839 में। एक्चुअल में ये सेल थ्योरी हमें बताती क्या थी, है ना, हमें क्या बता रही थी ये सेल थ्योरी। देखिए ये सेल थ्योरी सीधा सीधा यही कह रही थी, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें कहा गया था वो ये कहा गया था शॉन सर के द्वारा, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन दोनों ने तो एक बात ये कह दी, है ना, बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इन्होंने ये बात तो कह दी। लेकिन एक्चुअल में देखो इन सारी चीज़ों से अभी ये चीज़ कहीं भी कंफर्म नहीं हो रही है कि ये जो सेल्स हैं, है ना, ये जो सेल्स हैं ये आए कहाँ से, है ना, ये जो सेल्स थे ये आए कहाँ से। तो सेल थ्योरी जो थी ना वो थोड़ी फेल होती दिखी, है ना, ये बताने में कि ये जो नए नए जो सेल्स आ रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं। सेल थ्योरी में बस यही दो स्टेटमेंट दिए गए थे और ये उस टाइम पे ट्रेंडिंग पे चल रहा था भाई साहब। हाँ, सारे लोग कह रहे थे सारे प्लांट सेल के बने हैं, सारे लोग कह रहे थे सारे एनिमल सेल्स के बने हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि वो सेल्स आए कहाँ से। लोग ऐसा मानने लगे थे कि कोई जादू होता है ना, वो आके जादू दे के चला जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, है ना, रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा और रिसर्च किए और रिसर्च करके अपनी चेयर से उठे और बोले ओमनीस सेलुला ई सेलुला। हाँ, ओमनीस सेलुला ई सेलुला क्या मतलब होता है इसका, है ना। उन्होंने क्या कहा, ऑल सेल्स आराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसका मीनिंग यही हुआ जो उन्होंने कहा था ओमनीस सेलुला ई सेलुला, है ना, उसको भी सेल थ्योरी में फिर हमने शामिल कर लिया। तो अब सेल थ्योरी को मॉडिफाइड सेल थ्योरी या न्यू सेल थ्योरी कहा जाने लगा, जिसमें यह बताया जाता था कि जो रुडोल्फ वर्को थे उन्होंने क्या किया था, मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी थी। रुडोल्फ वर्को सर ने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी थी और वो मॉडिफाइड सेल थ्योरी हमें क्या बताती थी, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, सेल थ्योरी में अब 3 सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस तो ये था ही कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, दूसरा क्या था, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और तीसरा सेंटेंस क्या जुड़ गया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बेसिकली क्या था, सिर्फ 3 पॉइंट्स थे, सेल जो सेल्स के बारे में बता रहे थे कि सेल ये होता है, सेल वो होता है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेल थ्योरी क्या है तो आप बोलो कुछ नहीं है, बस 3 पॉइंट्स हैं, है ना, किसके बारे में, अबाउट सेल। ये 3 पॉइंट है। आपने देखा होगा कोई भी चीज अगर न्यू यहाँ लॉन्च होती है तो क्या होता है, लोग उसके बारे में कहते हैं वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो इसमें उतना फीचर है, ये है, वो है ना। रियलिटी तो हमें बाद में पता चलती है। तो वही है, तो सेल थ्योरी भी वही चीज थी, बस ये बता रही थी कि ये सेल एक्चुअल में है क्या, ओके, और इसमें क्या क्या खासियत है। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे सर्वे किए, तो उन्होंने देखा प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, फिर उन्होंने देखा एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन उस सेल थ्योरी में एक कमियां थी या ड्रॉबैक भी आप इसको कह सकते हो कि वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कि नए सेल्स आते कहाँ से हैं। तो एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्को, रुडोल्फ वर्को सर ने क्या किया, उन्होंने लोगों को बताया कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल जो आया है, कोई भी सेल जो आया है, ये अगर सेल आया है तो इसके पहले जो सेल एग्जिस्ट कर रही थी उससे आया है ना। और ये सेल अगर आया है तो इसके पहले जो सेल एग्जिस्ट कर रही थी वो उससे आया है ना। अब आप बहुत पीछे अगर जाओगे, है ना, तो देखोगे वही चीज, पहले अंडा आया या मुर्गी आई, है ना। तो मैं उसको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बस इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर कोई 2 सेल्स अगर क्या है, अगर कोई 2 सेल अगर यहाँ पे हैं तो ये आई कहाँ से कि इनके पहले की जो सेल्स एग्जिस्ट करती थी उसके थ्रू ये आई है ना। इस चीज को आप दूसरे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, ओके।
अब देखते हैं, अगर हम टाइप्स ऑफ सेल्स देखें कि किसमें कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, है ना, तो उस बेसिस पे हम एनिमल्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई भी चीज है उसमें या तो एक सेल्स प्रेजेंट होगी या तो एक सेल से ज्यादा सेल प्रेजेंट होगी, है ना, या तो एक सेल होगी, है ना, प्रेजेंट ओनली वन सेल, है ना, या आप इसी चीज को क्या कह सकते हो, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ओके, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, जिसमें एक सेल से ज्यादा सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिकली हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हम किस बेसिस पे कह पा रहे हैं कि उनके अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट हैं। आप हमारी बॉडी में देख लोगे बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, है ना, शायद हम काउंट भी ना कर पाए, इतने ज्यादा सेल्स हैं, है ना, तो हमारी बॉडी के तो सेल्स गिने ही नहीं जा सकते। लेकिन आप कोई चीज देखोगे, जैसे बेचारे क्या हो गए, इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो गए, है ना, बैक्टीरिया, है ना, तो ये सारी चीजें क्या हैं, एक सिंगल सेल्स की हैं, है ना, अमीबा हो गया, ये सारे क्या हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अब आप एक चीज ये देखो, ये सिंगल सेल है, ये मल्टी सेलुलर है ना, लिविंग कंडीशन में ये भी है, लिविंग कंडीशन में ये भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, हाँ देखिए, जिंदा रहने के लिए जो सबसे बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सेल की, और सबसे बेसिक क्या है कि एटलीस्ट हमारे पास एक सेल होना चाहिए, एक सेल से कम का ऑर्गेनिज्म कोई नहीं होता। आप सोचो कि सर क्या हो कि आधा ही सेल रहे, है ना, आधा सेल ना रहे, नहीं सर्वाइव ही नहीं कर सकते, है ना, सिर्फ अपने पास क्या चाहिए, एटलीस्ट एक सेल का होना हमारे लिए जरूरी होता है, एक सेल एटलीस्ट हमारे पास होना जरूरी होता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब जरा देखते हैं, मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ जनरली मोर देन वन सेल, या एक सेल से ज्यादा, है ना। अब आप ये मत सोचो कि सर कोई 2 सेल का है, कोई 3 सेल का है, मतलब इससे ज्यादा, है ना, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो हम जनरली इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ये तो हम बस देख रहे हैं कि अगर किसी में हमें दिख गया कि ये यूनिसेलुलर है, हमने उसको क्या किया, एक सेल की कैटेगरी में डाल दिया, यानी हमने उसको यूनिसेलुलर बोल दिया। और अगर किसी को हमने देखा नहीं, इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा सेल्स हैं, है ना, तो हमने उसको मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में डाल दिया। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, आप खुद हो जाओगे, आप खुद हो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो जाएंगे, है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप गिना नहीं पाओगे, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये कुछ है नहीं, ये बस आपको पता है यूनिसेलुलर है, अगर किसी में एक सेल है तो वो यूनिसेलुलर, और किसी में अगर एक सेल से ज्यादा है तो वो मल्टी सेलुलर, ओके। अब जरा देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, किसमें कैसा न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इस बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं सेल्स, है ना। तो देखिए जनरली सेल्स क्या होते हैं, देखिए जनरली सेल्स ना 2 टाइप के होते हैं, है ना, जनरली सेल्स 2 टाइप के होते हैं न्यूक्लियस के बेसिस पे। ये न्यूक्लियस का बेसिस क्या है, जरा इसको एक बार समझ लेते हैं। सपोज करिए, है ना, ये एक हमारा सेल है ना, और ये हमारा एक सेल है। न्यूक्लियस करता क्या है ना, देखिए आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, आप जिस रूम में बैठ के ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जरा सोच के देखिए, वहां पे सारी चीजें मम्मी ने सिस्टमैटिक करके रखी हुई है। जहाँ पे बुक्स रखनी है उस अलमीरा में बुक रखना है, जहाँ पे बेड होना चाहिए वहां पे बेड है। ऐसा नहीं है ना कि खाने का सामान कोई वॉशरूम में रख के आया है और वॉशरूम का साबुन शैम्पू कंडीशनर ला के बेडरूम में रखे हुआ है, स्लीपर को कोई टेरिस पे डाल के आया, ऐसा नहीं होता। जिसकी जो जगह होती है फिक्स, वो उसी पे होता है ना। तो अगर कोई चीज ऐसे सिस्टमैटिक मैनर में होती है ना, तो हमको देखने में ज्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस था, जो पुराने जो न्यूक्लियस था, वो कुछ इस तरह से था, मतलब कि उस पे एक बाउंड्री नहीं लगी हुई थी, है ना। इसीलिए हम उसको क्या कह रहे थे कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना, ये एक
प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। ये मैं बस आपको जनरल डिफरेंस बता रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। ये एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल, हमने न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक यूकैरियोट और दूसरा प्रोकैरियोट। अब सपोज करो ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ओके, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है जो इसके फ्लूइड को बाहर के फ्लूइड से क्या कर रही है, डिस्कनेक्ट कर रही है, मतलब कि एक अच्छा दिखने वाला बाउंड्री है। आप सोचो अगर आपके घर की सारी वॉल्स को ब्रेक करवा दिया जाए, सिर्फ एक ऐसा पूरा छत हो, क्या हमको अच्छा लगेगा? क्या प्राइवेसी मिलेगी हमें? नहीं मिलेगी ना। कभी हमारा पढ़ने का दिल करता है, कभी हमारा बैठ के सॉन्ग फोन चलाने का मन करता है, पापा आके देख लेंगे, अरे पिटाई करेंगे, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, पढ़ो, तो हमारी प्राइवेसी चली जाएगी। तो हम अच्छा किसको मानते हैं? जहाँ पे कंपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। तो उसी तरह से सेल्स में भी, यहाँ पे नए वाले सेल्स में क्या था कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई थी, और ये ऑब्वियसली बात है कि ये थोड़ा सा एडवांस फीचर हो गया इसके कंपैरिजन में, तो हम इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जनरली प्रोकैरियोटिक सेल किसमें होती है? बैक्टीरिया हो गए, है ना। अगर इसके आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जनरली क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स? जनरली होंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, है ना। ये सारी चीजें किसकी एग्जांपल है? प्रोकैरियोटिक सेल की। ये मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया, है ना। डिफरेंसेस और भी बहुत सारे होते हैं, ओके। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? जैसे हम है, ये थोड़ा सा एडवांस टाइप ऑफ सेल है ना, थोड़ा सा एडवांस फीचर है इसके अंदर, और वो फीचर क्या है अभी आप आगे बहुत अच्छे से देखने वाले हो। इसके एग्जाम्पल्स हो गए खुद ह्यूमन बीइंग हो गए, है ना, प्लांट्स हो गए, इन सब में क्या पाया जाता है? एक एडवांस टाइप का सेल पाया जाता है, ओके। अब देखिए अगर हम सेल शेप की बात करें तो हमने पहले तो देखा हमने तो पहले देखा कि हाँ सेल कोई चीज होती है। अब क्या हमारी बॉडी जो बनी है क्या सब एक ही टाइप के सेल से मिलके बनी हुई है ना? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमारी जो ये बॉडी है वो अलग अलग तरह की सेल्स से मिलके बनी हुई है। जैसे देखिए ये है ना, ये कैसा आपको दिख रहा है? इस तरह से ब्रांच दिख रहा है ना, इस तरह से कोई तो चीज है जो ब्रांच दिख रही है, और क्या है? लंबी सी है, ब्रांच दिख रही है आपको, है ना। ये चीज है, इसको अपन क्या बोलते हैं? नर्व सेल, जिसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को इधर से उधर लेके जाना, है ना, इंफॉर्मेशन। अब जरा आप देखो, अगर कोई चीज कहीं से कलेक्ट करके कहीं पे लेके जा रही है तो उसका लॉन्ग होना तो ऑब्वियसली बात है ना। सोचो अगर आपको अपने घर पे मतलब ग्राउंड से लेके आपको अपने टॉप फ्लोर पे आपको क्या करना है? वाटर का कंडक्शन करना है या पानी चढ़ाना है ना। तो आप किस तरह की चीज का इस्तेमाल करोगे? आप इस तरह की ऐसे लंबी चीज का इस्तेमाल करोगे या इस तरह की गोल सी चीज का इस्तेमाल करोगे? आप जरा मुझे आंसर बताओ, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल करोगे, है ना। एक्चुअल में ऐसी कोई चीज का नहीं इस्तेमाल करोगे, आप ऐसी लंबी और पतली चीज का इस्तेमाल करोगे जो छत से डायरेक्ट आपके जो भी मतलब सिस्टम लगा हुआ उससे आप कनेक्ट करोगे और पानी चला जाएगा। क्यों? तो जो जैसी सेल्स होती हैं उसका वैसा ही काम होता है ना। देखिए ये हमारा ओवम है ना, जिसको हम एग सेल भी कहते हैं, एग सेल या फीमेल गैमीट्स भी आप कह सकते हो, ओके। ये स्मूथ मसल्स है, ये देखिए किस तरह की है, इस तरह थोड़ी सी लंबी है। ये हमारी आरबीसी है, ये कैसी है? राउंड एंड बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव आप समझते हो क्या होता है? इस तरह का गोल। और अरे आप कैरम खेलते हो ना, कैरम को आपने देखा होगा, वो जो उसके मतलब वो होते हैं खेलने वाले, जो भी गिट्टी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, है ना। तो वो एक्चुअल में होते क्या? वो साइड पे थोड़े मोटे होते हैं, बीच में जैसे जैसे आप जाओगे वो थोड़े से पतले होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं बाइकॉन्केव, है ना। तो आरबीसी उस तरह का होता है। देखोगे आप ये क्या है? बीच बीच में मोटा है और
ये बीच में, सॉरी बीच में गड्ढा सा है, तो इसको हम कहते हैं बाइकॉन्केव। और ये है हमारे फैट सेल्स। फैट सेल्स इस तरह से थोड़े से मोटे होते हैं। जब हमारे उसमें फैट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, फैट सेल्स जनरली इस तरह से होते हैं, फूले हुए होते हैं, तो पेट हमारा निकल आता है, तो हम क्या कहते हैं। हाँ, तो अब एक देखिए कि ये तो हो गए अलग अलग सेल्स जो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी ये इस सेल का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ओके, और इंफॉर्मेशन को इधर से उधर भेजना। बोन सेल का हमारे काम अलग है, फैट सेल्स का काम हमारे अलग है, आरबीसी का काम अलग है, स्मूथ मसल सेल्स का काम अलग है। यानी कि हर सेल्स अपना एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मंडे को ये क्या करता है, मंडे को ये जो है इंफॉर्मेशन इधर उधर करता है और ट्यूसडे को आराम करता है, फिर सैटरडे को चला जाता है किडनी के पास, लाओ आपका काम हम कर दें, आप जाओ बैठो। ऐसा नहीं होता है। हर एक सेल्स का अपना एक डेफिनेट वर्क होता है, ओके। और जरा आप देखेंगे कुछ सेल्स होती हैं जो अपना शेप चेंज कर लेती हैं। जैसे अभी क्या है, इसका शेप ऐसे ही रहने वाला है, ओके, इसका शेप ऐसे ही रहने वाला है। और यहाँ पे क्या होता है, जो कोई भी सेल है वो वैसे ही रहने वाला है, उसका शेप नहीं चेंज होता। कुछ सेल्स होती हैं जैसे अमीबा हो गया। अमीबा एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। उसको अगर आप देखोगे तो एक सेल का होता है, वो इस तरह से चलता है। अभी इस तरह से आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको दिख रहा है। कुछ देर बाद क्या पता चलेगा, वो ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, शेप चेंज हो गई ना। फिर कुछ देर के बाद क्या पता आपको ऐसा ऐसा दिखे, ऐसा दिखे कि यही अमीबा है ना। तो वो चलता है स्यूडोपोडिया की हेल्प से, तो उसका शेप चेंज होता रहता है, ओके। और एक एग्जांपल है WBC और अमीबा। तो ये दो चीज आप याद रखने वाले हो, ओके। अब अगर आप देखेंगे सेल साइज के बारे में कि सेल की साइज कितनी होती है, तो ये वेरी करती है फ्रॉम 0.2 टू 18 सेंटीमीटर तक, ये वेरी करती है। यानी स्मॉलेस्ट कितना होगा 0.2 और मैक्सिमम 18 सेंटीमीटर, इसी के बीच में होगी अलग अलग सेल्स की। एक टिपिकल सेल जो होता है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में 20 से 30 माइक्रोमीटर का होता है, ओके। एसिटाबुलेरिया इज द लार्जेस्ट सेल 6 to 10 सेंटीमीटर, ये एक एल्गी है इन प्लांट, ओके। द लार्जेस्ट सेल इन एनिमल के केस में लार्जेस्ट सेल जो होती है वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है ना, डायमीटर विथ सेल। द लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल इज नर्व सेल। देखिए यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, लॉन्ग का मतलब होता है ये जो लंबाई में क्या हो, ऊंचा हो, है ना, जैसे कुतुब मीनार, ओके। और लार्ज का मतलब होता है जो इसमें क्या हो, ज्यादा हो। तो ये चीज हो गई चौड़ाई और ये चीज हो गई लंबाई, है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना, यहां पे है नर्व सेल जो है हमारी वो क्या है, लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल्स, अप टू 1 मीटर हो सकती है या थोड़ा सा इससे ज्यादा भी हो सकती है। हेम्प फाइबर इज लॉन्गेस्ट इन प्लांट, और ये प्लांट के केस में है हेम्प फाइबर। ये बेसिकली जो छोटे छोटे टर्म्स हैं आप इनको नोट्स कर लेना, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्मॉलेस्ट सेल सो फॉर नोन एज PPLO। स्मॉलेस्ट जो सेल होती है ना, PPLO, जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूमोनिया एक मिनट, हाँ PPLO या माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ओके। मैं क्या सोच रहा था, हाँ इसका फुल फॉर्म, ओके, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, है ना, इसका PPLO का फुल फॉर्म प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसका फुल फॉर्म होता है, ओके। बेसिकली इसको आप माइकोप्लाज्मा भी बोलते हो, है ना, माइकोप्लाज्मा भी बोलते हो, किसको, PPLO को, है ना। इसको क्या कहा जाता है, स्मॉलेस्ट सेल सो फार नोन आर PPLO माइकोप्लाज्मा 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। ह्यूमन एग इज 0.5 mm इन डायामीटर, ओके, 0.1, सॉरी 0.5 नहीं 0.1, ओके। तो ये सारे वेरियस डेटा हैं जो आपको प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। आपने देखा ये जो सेल है ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है ना, लेकिन कोई तो चीज होगी ना जो इसके अंदर भी काम कर रही होगी, तब ना ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है।
है ना। तो साइंटिस्ट ने सोचा, पहले तो देखो हमारे पास यही नहीं था, इतना ही माइक्रोस्कोप नहीं था कि हम क्या करें कि जाके हम देख लें सेल्स को। तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़े बड़े लेवल पे देखने लग गए। तो जब ये सारी चीज़ें आई तब जाके हम सेल्स के अंदर घुस पाए, तब हम जाके सेल्स के अंदर की चीज़ों को देख पाए, है ना। देयर इज एन अकरेंस इज डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि क्या है, वहां पे स्पेसिफिक एक अलग अलग चीजें हैं जो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। जैसे हम अपने बॉडी की बात कर लें तो हमारे बॉडी में क्या है, किडनी अलग काम कर रही है, लीवर अपना अलग काम कर रहा है, स्टमक इंटेस्टाइन अपनी अलग काम कर रही है। हमारे जो आउटर स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जैसे जो आपको दिखते हैं, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, वो अपने अलग अलग काम करते हैं। अब सोचो किडनी किसी दिन जाके संडे को बोले हार्ट से कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आज आपका काम मैं कर ले रही हूँ, है ना, तो उस इंसान का काम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो यहां पे उन्होंने इन सारी चीजों को पता लगाया कि क्या होता है कि यहां पे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यानी माइन्यूट स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दे परफॉर्म है स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हम सबके बारे में देखेंगे, है ना। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है प्रोटेक्शन करना, है ना। अब कोई कहे नहीं सर प्रोटेक्शन तो सेल वॉल करता है, थोड़ा सा तो करता है ना, और भी बहुत सारी चीजें करती है, इसी के थ्रू मटेरियल्स इधर से उधर आते जाते रहते हैं, है ना। न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस ये डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर है। किसका डायरेक्टर है, ऑफ सेल का। भाई साहब डायरेक्टर समझते हो ना, जो डायरेक्ट कर रहा है, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, गाड़ी उधर ही जाएगी, इसके हाथ में पूरा कंट्रोल सेंटर होता है। और जब यही कंट्रोल सेंटर, है ना, जब यही कंट्रोल इसके हाथ से चला जाता है, सेल्स के हाथ से, तो सेल अपने मर्जी का हो जाता है, जिधर दिल करता है उधर ग्रोथ करता है, जिधर दिल करता है उधर कूद के जाता है, उसी को हम कैंसर कहते हैं। ओके, जैसे सपोज करो ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, न्यूक्लियस अभी इसको कह रहा बस इतना ही बढ़ना। सोचो कि अगर कंट्रोल ना हो न्यूक्लियस का, तो एक हाथ हमारा खूब बड़ा सा हो जाएगा, दूसरा हाथ हमारा छोटा सा हो जाएगा, अब्दुल रोजिक की तरह, जैसे वो था छोटा सा पॉकेट में डाल लो, है ना। तो ऐसा है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए सेल वॉल, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सेल वॉल एक्चुअल में होती क्या है। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स की तरफ आते हैं, देखते हैं। ये अगर हमारी सेल है तो सबसे आउटर पार्ट पे, इस पार्ट पे क्या होता है, यहां पे कोई एक तो वॉल पाई जाती है, नाम से ही पता चल रहा है ना, वॉल। वॉल क्या होता है, हमारे घर के चारों साइड में क्या होती है, एक वॉल होती है। और वॉल हमें क्या करती है, वही जो वॉल करती है हमारे घर के लिए, है ना, हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए, वही काम यहाँ पे सेल वॉल का है, सेल के लिए। नहीं समझे, देखिए ये आपका घर है, ये आपकी क्या है, सेल वॉल है। ओके, जो हमारे घर की वॉल होती है ना, जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं, वो क्या काम करता है, बाहर से अगर कोई अगर हमें कुछ मतलब फेंक के मारना चाहे, नहीं मार सकता, तो हमें प्रोटेक्शन का काम कर रही है। या फिर कुत्ते बिल्लियां जो हैं, जो मतलब आवारा हैं, जो आते जाते रहते हैं घरों पे, वो भी नहीं आ पाएंगे इतना इजीली, तो वो भी काम किया, है ना। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब प्रोटेक्शन भी करेगा। अब आप जरा सोचो कि वो जो वॉल होता है ना, उसको क्या आप ऐसे पुश करके, ऐसे खूब तेजी से पुश करके क्या आप उसका शेप चेंज कर सकते हो? वो बहुत हार्ड होता है, आपके हाथों का शेप वो चेंज कर देगा, लेकिन वो खुद चेंज नहीं होगा, इतना ज्यादा हार्ड होता है। तो इसके बारे में दो चार लाइन देखते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली, है ना, लेयर, वो क्या है, वो हमारी सेल वॉल है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्यों एब्सेंट है, क्यों नहीं हुई, क्या हमारा लॉस हो गया? जरा सोचो, आप अगर आप अपनी स्किन को इस तरह से क्या करोगे, टच करोगे, तो आप बहुत सॉफ्ट दिखते हो। अब आप दौड़ के जाना और एक प्लांट को टच करना, उसको ऐसे हक करना, फिर देखना क्या होगा, वो बहुत हार्ड है। वो क्यों हार्ड है? ड्यू टू सेल वॉल। उसको जरूरत है। आपके पास क्या है, आपको अगर कोई कुत्ता कोई बिल्ली दौड़ाएगा, आप घर में घुस जाओगे, और उसको बेचारे को अगर वो इतना सॉफ्ट होता, अगर उसको दौड़ाता तो उसको तो नुकसान कर देता ना। इसलिए वो क्या रहता है, ऐसे खड़ा रहता है खूब, ठीक है, कुछ भी आएगा, कोई भी मौसम आएगा, कुछ भी अपन नहीं भगेगा, है ना, झुकेगा नहीं साला टाइप, ऐसा। यस, सेल वॉल इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक और पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है। ओके, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, आप ये याद रखोगे।
ओके, सबसे मेन चीज क्या है, नॉन लिविंग होती है। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, सेलुलोज से और हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल आर जॉइंड बाय अ लेयर कॉल्ड मिडिल लैमेला। देखिए सपोज करिए ये कोई एक सेल है और ये कोई एक सेल है, तो ये जिस मटेरियल से बीच से ज्वाइंट होंगे ना, ये कुछ तो होगी ना सीमेंट लाइक, जो दोनों को पास में रख रही है ना, वरना तो अलग अलग हो जाते हैं ना। अगर कोई भी चीज अगर ज्वाइंट हुई है तो उसको ज्वाइंट करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो वो उस मटेरियल को हम मिडिल लैमेला बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। Microscopic channel which travels the cell wall of adjacent plant cell to maintain communication between them are known as plasmodesmata। देखिए कोई ये है, अब ये जो कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन है, ये है ना, दो सेल वॉल के बीच में जो कनेक्शन है ना, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फंक्शन जो, अगर सेल वॉल का फंक्शन अगर आपको याद रखना है तो आप बस अपने घर के बाहर जो आपकी वॉल लगी हुई है, जो बाउंड्री लगी हुई है, बस उसी को सोच लेना, उसी को माइंड में ले आना कि ये हमारे घर के लिए क्या करता है। लाइक देखिए क्या है, ये प्रोवाइड करता है, इट डिफिनेट द शेप। अब देखो अगर कोई चीज हार्ड है, कोई चीज हार्ड है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे दबा के हम उसका शेप नहीं चेंज कर पा रहे हैं, है ना, ये चीज क्या है, हार्ड है, इसको हम दबा के हम इसका शेप नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो ये जो इसके वाटर, जो वाटर इसके अंदर फिलअप है, उसका शेप इसी बॉटल की साइज का है ना, मतलब जो शेप बॉटल का होगा वही शेप इसका। लेकिन सोचो अगर हम इसको दबा ले गए और पिंच कर दिया और दबा के एकदम पतला कर दिए, तो अब ये जो वाटर है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, उसी फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज होती है, हम डेफिनेट शेप ऑफ द सेल करता है, प्रोवाइड डेफिनेट शेप ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, और क्या है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज का मतलब क्या है कि आप उसको गए दबा दिए और अगर वो सॉफ्ट होता तो वो बेचारा ऐसे टूट के रह जाता, लेकिन वो क्या है, आप कितना भी उसको पुश कर लो आप टूट जाओगे, वो नहीं टूटेगा, है ना, ये चीज है। अब आइए जरा देखते हैं कि किस किस में ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है ना, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है। सर तो जब प्रेजेंट होती है तो आपने अलग अलग क्यों बताया, है ना, अलग अलग बताने की जरूरत है, क्योंकि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनती है किससे, वो बनती है सेलुलोज से, और ये जो बैक्टीरिया का होता है वो बनता है पेप्टिडोग्लाइकन से। ओके, और ये जो फंजाई की सेल वॉल होती है ये बनती है काइटिन से। तो ये चीज आप याद रखोगे, सेल वॉल तो है लेकिन ये जो सेल वॉल का कंपोजिशन है ना, ये सबका अलग अलग है। यहाँ पे सेलुलोज है, पेप्टिडोग्लाइकन है और ये काइटिन है, तो आप इस तरह से देखोगे। ओके, और फिर आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ओके, हमने क्या देखा, हमने सेल देखा, सेल्स के सबसे आउटर वाली बाउंड्री यानी हमने ये देखा। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है ना। देखो आप क्या करो, फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, आप बलून वगैरह घर पे लाते हो डेकोरेट करने के लिए, आप एक बलून उठाना और उसमें क्या करना, एयर फिलअप करना, और एयर फिलअप करने के बाद बलून को आप ऐसे हाथ में लेना और सोचना कि वो जो बलून का जो रबर है ना, वो जिसको वो एयर बांध के रख रहा है, मतलब एयर को जो बांध के रख रहा है ना, जैसे ये हो गया ऐसे, ये तो ये जो लेयर जो काम कर रही है ना, वही है क्या, वो है, सपोज कर लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल के लिए। जैसे वहां पे क्या है, एयर को बांध के रख रहा है ना, एयर को बाहर नहीं जाने दे रहा, ऐसे हमारे सेल को, सेल का जो कंटेंट है, वाटर कंटेंट है ना, जो भी हमारा वाटर कंटेंट है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बांध के रखा हुआ, बस एक मेम्ब्रेन है, जैसे मेम्ब्रेन हमारा बलून है। आपको अगर सेल मेम्ब्रेन को अगर समझना है तो आप अपने माइंड में इमेजिन करोगे एक बलून को, जो क्या, जिसमें आप पानी भरे हुए हो, एयर नहीं हमें भरना है ना, हम पानी भर लेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांस हैं, तो हम इसमें क्या भर लेंगे, पानी। अब क्यों हम पानी भरेंगे, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर भी वाटर कंटेंट होता है और यहाँ पर भी हम वाटर कंटेंट भर लिए। तो अब ये जो लेयर हो गई ना, अब ये जो लेयर हो गई, अब ये जो पतली सी लेयर है ना जो काम कर रही है, ये जो लेयर है ना, ये उसको बांध के रखेगी, बाहर नहीं जाने देगी पानी को। तो उसी तरह से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, ये भी इसके अंदर के कंटेंट को बांध के रखती है, बाहर नहीं जाने देती है, बस यही काम होता है उसका। क्या है, आल्सो कॉल्ड, इसके कई सारे नाम है, कई सारे नाम है, सब आप याद रखोगे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, हाँ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी नाम है, और यूनिट मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। इसको डिस्कवर्ड किया था थियोडोर शॉन ने,
और श्वान कौन है? मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो वही है जिन्होंने क्या कहा था, यस, है ना, आप मुझे बताओगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम वाज गिवन बाय नगेली, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाम दिया था। ओके, बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। देखिए बाउंड्री ऑफ ईच सेल, ये एक सेल की बाउंड्री है जो क्या कर रही है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसको आउटर बाउंड्री से क्या कर रही है, अलग कर रही है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, अब वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आपको भी पता है साइटोप्लाज्म तो चाहिए ही, और अगर साइटोप्लाज्म होगा तो उसको बांधने के लिए तो चाहिए ही, भाई साहब उसी में है ना। अदर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल्स लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट। देखिए प्लांट में एक सेल वॉल भी होता है, तो सेल वॉल के जस्ट नीचे, हाँ सेल वॉल के जस्ट नीचे होती है, और एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल नहीं होती, तो ये सबसे आउटर कवरिंग होती है। सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, क्या होता है सेमी परमेबल, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अब ये फ्लेक्सिबल क्यों है, आप जरा सोच लो, उसी बलून के बारे में आप सोचो, अगर वो बलून फ्लेक्सिबल ना हो तो हम कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा हम एयर डाल देते हैं। अगर वो फ्लेक्सिबल ना हो, है ना, तो पहली चीज तो छोटा सा बलून इतने बड़े साइज में तो आएगा नहीं, तो उसका फ्लेक्सिबल होना भी उसके लिए अच्छा होता है ताकि वो ब्लास्ट नहीं होता। और जब वो फ्लेक्सिबल हो के थक जाता है तो एक टाइम आता है ब्लास्ट हो जाता है ना, तो ये चीज है। और ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, यानी लिपोप्रोटीन का। ओके, ये चीज क्या होती है, सेमी परमेबल, है ना। आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए हो इसको अपने उसमें लेके, मैं इस चीज को एकदम क्लियर कर देता हूं, देखो होता क्या है ना। सेमी परमेबल, सॉरी, हाँ देखिए, हाँ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, हाँ सेमी परमेबल क्या है इसके जस्ट बाद में हम देखेंगे। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कब देखा गया था, आफ्टर द इन्वेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। जैसे क्या है, ये लेयर है ना, सपोज करो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी को हमने जूम करके यहाँ पे बनाया हुआ है ना, इस चीज को हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो देखिए ये क्या है, ये पूरी एक लेयर है ना, ये पूरा एक क्या है, लेयर है, बस हमने जूम किया हुआ। सपोज करो इसी चीज को हम जूम कर दें, खूब बहुत सारा जूम कर दें, तो ये मोटा सा दिखने लगेगा ना। तो उसी तरह से ये जो पतली सी मेम्ब्रेन है ना, पतली सी जो शीट है ना, उसी को हमने खूब जूम किया हुआ है। तो पहली चीज तो ये जो मॉडल था, अभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती कैसी है, होती क्या है ना, ये चीज कौन बताया था, सिंगर और निकोलसन ने बेसिकली एक मॉडल दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है, इस चीज के मिलके बनी हुई होती है। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। देखिए 2 लेयर है, एक लेयर तो पहली लेयर तो ये हो गई, है ना, अगर आप देख पा रहे हो, पहली लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, और ये दोनों हैं क्या, ये क्या है, लिपिड विच प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है उसी चीज में डूबे हुए होना या धंसे हुए होना। जैसे ये देखो, ये प्रोटीन है ना, ये क्या है, ये एक प्रोटीन है, ये ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, उसी में डूबी हुई है, धंसी हुई है। जैसे रसगुल्ला होता है ना हमारे घर में, हम चौसनी में डाल के उसको एकदम डुबाए हुए होते हैं, वैसे ही समझो आप। और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स को आप देखोगे, ये क्या है, सिर्फ बाहर ही है और ये अंदर तक नहीं गए हुए हैं, उसी तरह से ये भी है ना। तो हम ऐसे प्रोटीन को कहते हैं पेरीफेरल, जो पेरीफेरी पे है। अब अगर कोई चीज अगर पेरीफेरी पे है तो हमें उसको निकालना आसान है ना, हम ऐसे पकड़ के खींचेंगे वो निकल जाएंगे, तो ये चीज है। और अगर कोई चीज एकदम आर पार है, जैसे ये देखो यहाँ है, आर पार है, यहां से लेके यहां तक पूरा एकदम घुसा हुआ है, तो हम उसको निकालने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं समझ में आया, बस जनरली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये 2 तरह के हैं। ये जो प्रोटीन्स है ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्या, पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल, और एक क्या है, और एक है हमारा इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, तो इंटीग्रल प्रोटीन बेसिकली हम उसको कहते हैं जो पूरा उसमें डूबा हुआ होता है, आर से पार होता है। अब अगर कोई कील है आपके डेस्क पे रखी हुई है, वो उसको थोड़ा सा अगर आप अंदर घुसाए हो मेज के, तो आप उसको बहुत इजीली निकाल सकते हो, लेकिन वही कील अगर हम खूब पूरा अंदर तक मार दे तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये है, तो ये बेसिकली एक मॉडल था जो बता रहा था, है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होती है ना।
तो इसी को हम कहते हैं सिंगर और निकोलसन का मॉडल, जो क्या बता रहा था, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, यानी बाई लेयर होती है। ओके, देखिए एक लेयर ये हो गई ऊपर वाली, दूसरी लेयर ये हो गई, है ना। इस चीज को मैं जरा ऐसे बनाऊं तो ऐसे ये बन के आएगी, है ना। तो ये हो गया हेड इसका, ये हो गया टेल इसका, ये हो गया टेल इसका, ये हो गया हेड इसका, ये हो गया टेल इसका, ये हो गया हेड इसका, है ना। तो इस तरह से बाई लेयर होती है किस चीज की, हाँ, लेयर ऑफ लिपिड। ये भी लिपिड है, 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 ये भी लिपिड है। ओके, समझ में आया। क्या होता है, ये एम्बेडेड होता है, धंसी हुई होती है ना। ये क्या होता है, धंसा हुआ होता है। थोड़ा पानी पी लें आप लोग, तब तक रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए क्या है। ओके, आइए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो ये मैंने क्या कहा, ये लिपिड की बाई लेयर है। ओके, जिसको, और ये ऐसी वैसी लिपिड नहीं होती, ये एक स्पेशल टाइप की लिपिड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड। ओके, यानी फॉस्फोलिपिड हम नाम देते हैं, वो इतना सिंपल वाला लिपिड नहीं होता है। ओके, तो ये जो मॉडल था ये बेसिकली है। ओके, और इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए लिपिड बाई लेयर क्या होता है, जरा आप देखेंगे। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इससे चीजें मतलब आती जाती रहती हैं, है ना। ये देखो, ये क्या है, ये एक हेड हो गया, दूसरा हेड ये हो गया, ये पैर हो गया, ये पैर हो गया, लिपिड की बाई लेयर है। इस चीज को अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको, तो ये ऐसे ऐसे है ना, और ये ऐसे ऐसे है। ओके, तो ये चीज क्या है, ये हेड हो गया, है ना। क्या होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ये दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक तो देखो, एक क्या है, ये जो इसका पैर है ना, ये जो इसकी पूंछ है, पूंछ कह लो या पैर कह लो, ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, इसको पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिक लगता है। मतलब क्या है, ये पानी से दूर भागेगी, यानी इस पे पानी नहीं पड़ना चाहिए, है ना। और ये जो होता है हाइड्रोफिलिक, ये जो इसका हेड होता है ना, हेड, ये कहता है मुझे खूब मेरे सर पे पानी डालो, मुझे मतलब नहीं है, बस मेरे पैरों को मत भीगने देना, है ना, क्योंकि पैरों में 80,000 के शूज डाले हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये कहता कि नहीं, मेरे सर पे आप डाल लो जितना पानी मन करे, मेरा शूज नहीं भीगना चाहिए। ओके, क्योंकि वो बहुत महंगे शूज हैं। यस, तो यही होता है। तो देखिए हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लव करना, है ना, या चाहना। अब हम क्या चाहते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है वही चाहते हैं ना कि बार बार हमारी लाइफ में हो, तो उसी तरह से होता है। हाइड्रोफोबिक जो होता है ना, फोबिया का मतलब ही होता है डर लगना। फोबिया का मतलब है सीधा सीधा सा डर लगना, किसी भी चीज को लेकर डर लगना, है ना। जैसे क्या है, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ जो पेशेंट होते हैं जिनको कुत्ते काट लेते हैं, अगर वो इंजेक्शन वगैरह नहीं लेते हैं, तो जब उनकी बॉडी में पूरा रेबीज फैल जाता है, तो क्या होता है कि उनको पानी से डर लगने लगता है, वो पानी पीते हैं ऐसे पूरा सांस एकदम भरने लगते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो मतलब फोबिया का मतलब होता है डरना। तो अगर यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे हो गया वाटर, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, फोबिया का मतलब हो गया डर लगना। ओके, तो इसका मतलब पानी से डर लगता है इनको। तो ये तो चीज है। तो देखो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाए, कोई पार्ट चाह रहा है कि मेरे पास पानी आए, कोई पार्ट चाह रहा है अरे भाई मत आए पानी, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक, है ना, हैज बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज। तो इनको हम कहते हैं कि, हाँ, तो ये था आज का अपना सेशन, है ना। इसके बाद का हम कल कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली अब हमारा क्या रह गया है, ट्रांसपोर्ट की
ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ओके।